नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है। इसके अंतर्गत हम जो आज पढ़ने वाले हैं वह है भूमिका का वर्णन। ये जो भूमिका का वर्णन है इसको कई राजनीतिक शास्त्रियों ने क्या क्या कहा है, उनके विचार जानेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। रैमजे मेयर ने इसे राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया है। मंत्रिमंडल जो है उसकी भूमिका जो चल रही है। फिर जो है लोवेल हैं एक राजनीति शास्त्री, इन्होंने कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का आधार बताया है। सर जॉन मैरियट ने कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीति मशीनरी घूमती है, ये कहा है। और ग्लैडस्टोन ने कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। वारकरा ने कहा है कि कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। और वेगहार्ट ने कहा है कि कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायी विभाग दोनों को साथ जोड़ती है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। एल एस एमरी ने कहा है कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीक होती है कि रैमजे मेयर इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में वो लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त होता है, यह स्थिति प्रसाद द्वारा प्राप्त आहर्यक निरंकुशता जैसी होती है। ये निरंकुश पिछली दो पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है। यह वितरण भारतीय संदर्भ में भी काफ़ी हद तक सही है। अब पढ़ते हैं आंतरिक यानी कि किचन कैबिनेट। आपने किचन कैबिनेट का नाम सुना होगा। तो इसमें ये जो लिख रहे हैं कि यह कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनता है, ये गलत है। बल्कि यहाँ पर 5 से 6 जो कैबिनेट मंत्री होते हैं किचन कैबिनेट में, उन्हें मिलाकर ये बनता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और ये औपचारिक की जगह पर यहाँ पर अनौपचारिक कर लो। ये जो औपचारिक है इसकी जगह पे अनौपचारिक कर लो। अभी ये सही है। यह अनौपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला ये छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है।
जिससे वह हर समस्या की चर्चा करता है। प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु इसके बाहर के भी, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र, पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, जिसके लिए हम घर के अंदर का घेरा कहते हैं या किचन कैबिनेट भी कह देते हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री आंतरिक कैबिनेट संविधानेतर का आश्रय निम्न कारणों से लिया गया है। किचन कैबिनेट का वर्णन संविधान में नहीं है, फिर भी ये होता है। ये क्यों होता है? पहला इसका बिंदु है, एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से भी अधिक प्रभावशाली है। इसकी बैठकें रहती हैं। यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसके कई दोष भी हैं, जैसे यह उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट की महत्ता व अधिकारों को कम करती है। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भारत में अनोखा नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन में यह प्रचलन में है। भारत के निर्णयों को प्रभावित करने में काफ़ी शक्तिशाली है। तो ये हमारा 20 जो चैप्टर है ये कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे का। तो अनुच्छेद ज़रा देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 74 है, ये मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। आर्टिकल 75 है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। आर्टिकल 77 है, भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। आर्टिकल 78 है, राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। आर्टिकल 88 है, संसद के आदरणीय मित्रों के अधिकार। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडलीय समितियां, अर्थात कैबिनेट कमिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 21वां चैप्टर है और इसमें क्या क्या ये कमेटी काम करती हैं, क्यों बनाई जाती, कौन कौन सी कमेटी हैं, इन सभी जानकारियों के साथ आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक प्रारंभ हुआ है, इसे बिल्कुल मिस करने की गलती ना करें। मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं? पहला है, प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। हम कह सकते हैं कार्यों और नियमों यानी कि रूल ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है। स्थायी समिति और अस्थायी समिति, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है वो समझते हैं। जो स्थायी समितियां होती हैं वे स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की होती हैं। एक वे समितियां होती हैं जो एक बार बना दी गई और परमानेंट चलती रहती हैं, वो कैसी होंगी, वो स्थायी समितियां कहलाएंगी। और अस्थायी समितियां क्या होती हैं? अस्थायी समितियों का अर्थ होता है वे समितियां जो विशेष परिस्थितियों में बनाई गई हों
उसी विशेष कार्य के लिए फिर बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। वो कैसी होती हैं? वो अस्थायी प्रकृति की होती हैं। तो तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर अनिवार्यता तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं। इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। इनकी संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनमें इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सहायता से प्रतिबंधित नहीं होते। यानी कि जो गैर अगर कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इनकी सहायता कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। इन समितियों के मामले में से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। जो चीफ जो होते हैं वो अधिकांश प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर मीन्स होता है प्रधानमंत्री, ये गलत हो गया था मेरे से। तो वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समितियों में प्रधानमंत्री सदस्य हों तो अध्यक्षता वही करते हैं। 7वें नंबर पर समितियां न सिर्फ मुद्दे का हाल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। 8वां बिंदु है, समितियां मंत्रिमंडल के कार्यों की अधिकता को कम करने के लिए संगठनिक युक्ति की तरह होती हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन से अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हैं। बात करें मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची, तो 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्य कर रही हैं। पहली है इसमें राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। दूसरी है इसकी प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरी है संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। और चौथी है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। और 5वीं है आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। और 6ठी है विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 7वीं औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित। 8वीं है कीमतों यानी कि प्राइस के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 9वीं है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडल समिति। और 10वीं है आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 11वीं है व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। और 12वीं है व्यय एक्सपेंडिचर के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। और 13वीं है आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडल समिति। 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में हैं, 3 खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इनमें से पहली जो बची है वो है आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडल समिति, विश्व व्यापार संगठन WTO के मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति। और 7वीं है निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति।
इससे आगे है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति, आवास यानी अकोमोडेशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में 2019 निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। पहली जो कार्यरत समिति है वो है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति, निवेश एवं वृद्धि एवं मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं? इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, 4 है वो 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं वो ये हैं। फिर इनके कार्य देखेंगे। राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती हैं। एक विशेषता ये हुई। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र के सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा इसमें समन्वय भी स्थापित करती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्योगों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। चौथी है संसदीय मामलों की समितियों संसद में सरकार की भूमिका व कार्य देखती हैं। उपरोक्त चारों पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अंतिम यानी कि चौथी जो समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समितियां मानी जाती हैं, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो 22वां चैप्टर है। ये जो 22वां चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे संसद, पार्लियामेंट जो है उसे हम पढ़ेंगे। संसद में क्या क्या चीज़ कहाँ पर कैसे क्या होता है, क्या क्या गतिविधियाँ रहती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। इसको अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, विधि, अधिकारों एवं प्रक्रिया, विशेषाधिकारों व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया। सवाल यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा संसद का जो वर्णन है वो किस अध्याय में है। तो वो अध्याय तो इसका वाइस है, ये नहीं पूछेगा। इसमें ये पूछेगा कि अनुच्छेद 79 से 22 के अंतर्गत भाग 5 में संसद किस भाग के किस अनुच्छेद में आती है, ये पूछेगा। तो ये संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये आती है। कौन? संसद। आगे देखो, आगे है संसद का गठन। संसद का गठन कैसे होता है वो चीज़ समझेंगे। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है इसमें राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा।